नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया शुरू करने के पहले मैं कल के वाकये के बारे में, कल की घटना के बारे में, कल के इंसिडेंट के बारे में या कल के एपिसोड के बारे में कुछ बातें जो कल बहुत लोगों ने बहुत बार पूछी, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कल का पार्ट यानी पार्ट 417 में जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में अटा गांव, जो उसका गांव था, उसमें उसकी जिस घटना का मैंने जिक्र किया था, उसमें बहुत से लोगों ने पूछा कि थानाध्यक्ष माधोगढ़ का क्या हुआ। उस बुजुर्ग व्यक्ति को उनके ऊपर शक था और ये भी शक था कि उनको घटना की पूरी जानकारी थी और उन्होंने ये घटना किसी से शेयर नहीं की, अपने किसी उच्चाधिकारी से। मैंने बताया था कि चलते समय जब फ़ोन से बात हुई थी एसपी श्री अभिमन्यु त्रिपाठी के इंस्पेक्टर माधोगढ़ से, एसओ माधोगढ़ से, तो उन्होंने कहा था कि मैं वहीं आकर तुम्हें बताऊंगा। और जब तीनों लाशें तालाब से रिकवर हो गईं, तो वहीं पर यानी मौके पर ही थानाध्यक्ष माधोगढ़ को श्री अभिमन्यु त्रिपाठी तत्कालीन एसपी जालौन, उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया था। उसके विरुद्ध विभागीय जांच बिठा दी थी। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा पूछी गई वो ये कि जब लाश बरामद हो गई, मौके से जले हुए कपड़ों के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े, जले हुए बाल बरामद किए और खासकर तब जब एसपी ने खुद जाकर इसे देखा था, तब अपराधी बरी कैसे हो गए। अच्छा प्रश्न था और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे परिवार के लोग अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कल ही बताया था कि जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, तो सारे गवाह जो एफआईआर में लिखाए गए थे या जो विवेचना में बताए गए थे, वो सभी होस्टाइल हो गए। होस्टाइल को हिंदी में पक्षद्रोही भी कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति को उस घटना के बारे में कोर्ट में बताना चाहिए था, वो मुकर गया, उसने मना कर दिया। उसके कई तरीके हैं, जो वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो जानते होंगे। सबसे पहले तो गवाह आके ये कहेगा कि साहब मैं तो मौके पर था ही नहीं, मैं तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर किसी गाँव में किसी रिश्तेदारी में गया था। कोर्ट पूछेगी फिर आपका बयान, अपने बयान में आपने ये सारी बातें क्यों लिखाई? उन्होंने कहा साहब ये तो पुलिस ने डरा के और धमका के मुझसे ये लिखवा लिया, ये झूठ लिखवा लिया, मैं उस दिन मौके पर था ही नहीं, इसलिए मैं मौके की कोई बात आपको नहीं बता सकता। होस्टाइल होने का दूसरा तरीका है कि मैं मौके पर था, भीड़ थी, पर जिन लोगों ने जलाया वो लोग बाहरी थे, वो ये लोग नहीं थे जो यहाँ कटघरे में मुलजिम की कैटेगरी में खड़े हैं। वो बाहरी लोग थे, इसीलिए मैं उनको पहचानता नहीं हूं, न उनके बारे में कुछ जानता हूं। जब सारे गवाह इसी तरह मुकर गए और होस्टाइल हो गए, तो कोर्ट ये पूछती है कोर्ट का अपना काम है, अपना प्रोसीजर है, वो पूछती है कि फिर ये तीनों जले हुए कैसे बोरियों में बंधकर तालाब के भीतर पहुंच गए। तल्ख सवाल है लेकिन कोर्ट पूछती है। तब डिफेंस का लॉयर एक पकी पकाई अच्छी सी सुंदर सी स्टोरी वहां सुनाएगा। ये मैं इस घटना के बारे में नहीं बता रहा हूं, किसी भी घटना के बारे में एक स्टोरी पहले से तैयार करके रखेगा वो। डिफेंस के लॉयर से कोर्ट पूछेगी, चलिए मान लिया, लेकिन ये तीन लोग जले, तीनों की लाशें बरामद हुई, बोरियों में बांधा गया, पत्थर डाला गया, ये कैसे तालाब तक पहुंच गई? तो डिफेंस के लॉयर ये बताता है कि ये तीनों एक झोपड़ी में मछली पका रहे थे। लड़की चूंकि मछली पकाना जानती थी अच्छी तरह से, इसलिए उसको साथ ले गए थे। अचानक झोपड़ी में आग लग गई, तीनों उसी में जलकर मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, कह रही ये कैसे मर गए?
गांव में ही किसी को यह लगा कि गांव के भीतर ये तीनों मरे हैं, पुलिस परेशान करेगी। रात में किसी ने वहां से बोरियों में बांधकर इन्हें तालाब में फेंक दिया। किसने फेंक दिया, ये पुलिस को पता लगाना चाहिए था। ये पुलिस का फेल्योर है। जबकि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखा था कि इस तरह से पहले पीटा गया, कपड़े उतारे गए, फिर मिट्टी का तेल डाला गया, फिर जलाया गया, फिर फला फला आदमी इनको ले गए। लेकिन डिफेंस का लॉयर ये स्टोरी बताएगा कि ये रात की बात थी और पता नहीं कौन इस डर से कि पुलिस तंग करेगी, इन्हें बोरियों में भरकर तालाब में फेंक आया। अब इतनी परफेक्ट झूठी स्टोरी को गलत साबित करने के लिए ना तो पुलिस के पास कुछ था और ना कोर्ट के पास। एक गवाह वहां था ही नहीं, ये कौन साबित करेगा। ना उस समय मोबाइल थे, ना इंटरनेट थे, ना इंसिडेंट का कोई फोटोग्राफ या वीडियोग्राफ था, और ना ही कोई गवाह जो इस बात को कोर्ट के सामने बताए। जो गवाह बताए गए उन्होंने कहा हम थे ही नहीं। तो कोर्ट के सामने क्या चारा हो सकता है। कोर्ट ने सभी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। एक इंसिडेंट जिसमें पूरा गांव इन्वॉल्व, एक इंसिडेंट जिसे पूरे गांव ने अपनी नंगी आंखों से देखा, एक इंसिडेंट जिसमें 3 जवान जानें चली गईं, एक इंसिडेंट जो इतना निर्मम और विभत्स था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये दबंग की श्रेणी में आता है। वैसे आप दबंग की परिभाषा अगर गूगल पे जाकर विकिपीडिया में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तमाम जगह तमाम इनकी अलग अलग अर्थ दबंग के दिए हैं, आप देखें जरूर। कहीं प्रभावशाली कहा गया, कहीं किसी से ना दबने वाला कहा गया, कभी कहीं इसको रोबीला कहा गया, और विकिपीडिया ने तो हद कर दी कि आप पढ़ें उसका अर्थ तो फिर उसके अर्थ में जो चीज़ें लिखी हैं उनके लिए फिर आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। विकिपीडिया ने लिखा कि जो बिना भयभीत हुए विशेषतः अधिमूलक अथवा विरोध सूचक कोई काम करता हो उसे दबंग कहते हैं। अब इससे क्या मतलब निकालेगा कोई, क्या समझेगा कोई कि ये दबंग के बारे में क्या बताना चाहता है। उसी में आगे भी लिखा है कि बिना किसी से दबे हुए और दृढ़तापूर्वक सारे काम कर लेना, ये दबंग है। वैसे आप दबंग डिक्शनरी में पढ़कर इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दबंग एक एहसास है जो आप महसूस करते हैं जब भी किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं जिसमें करने वाले उस व्यक्ति या करने वाले उन व्यक्तियों को किसी का डर नहीं रहता, न कानून का न पुलिस का। दबंग एक व्यक्ति भी हो सकता है, दबंग जाति भी हो सकती है जैसा इतिहास में लिखा हुआ है, दबंग गांव भी हो सकता है और दबंग इलाका भी हो सकता है। इसलिए इसको आप किसी शब्दकोश में ढूंढेंगे सही मायने नहीं पाएंगे। मेरे इतना बताने के बाद भी अगर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि दबंग होता क्या है, तो बस उस गांव के लोगों ने जो किया, उन 3 बच्चे बच्चियों के साथ किया, वही दबंग की परिभाषा है। ये क्लैरिफिकेशन मैंने सोचा आपको बता दूं। एक बात और इसमें छूट रही है कि हमारे किस्सा कोई परिवार की एक रेगुलर श्रोता हैं जो बराबर अपने कमेंट लिखती हैं और मुझे मेल भी करती हैं। उनका नाम ममता है। मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप उसे लोकेट कर लेंगे, कमेंट्स में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने आज सवेरे सवेरे बहुत लंबी मेल की मुझे।
उन्होंने ये बताया कि वो उसी अटा गांव की रहने वाली हैं और ये घटना उनके सामने घटित हुई थी। वो उम्र में उस समय बहुत छोटी थी और उनका कहना है ये घटना मैं कभी भूलती नहीं हूं। ये लिखा है कि ये घटना शाम की थी और जिस समय उन्हें पीटा जा रहा था, कपड़े उतारे जा रहे थे, जलाया जा रहा था, पूरा गांव देख रहा था और सब मजे ले रहे थे। ये वर्ड इस्तेमाल किया है ममता जी ने। उन्होंने आगे एक चीज और लिखी है कि उन दोनों लड़कों में दोनों उसके प्रेमी नहीं थे। प्रेमी एक ही था, दूसरा उसका दोस्त था जिसने उनको भागने का इंतजाम, रुकने का इंतजाम, गन्ने के खेत में वो स्थान बनाने का इंतजाम, उसमें बिस्तर, खाना, कपड़ा, पानी इत्यादि का इंतजाम किया था। और उस दिन और उसके बाद वो गांव में ही घूमता रहा कि क्या रिएक्शन है, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये तीनों विजातीय हैं। सवेरे सवेरे जैसे ही उसने देखा कि 50 लोग कहीं इकट्ठा हुए और फिर ये ढूंढने निकले, तो वो चुपचाप भाग के खेत में उन दोनों को बताने गया था कि अब थोड़ा होशियार हो जाओ, 40-50 लड़के तुमको ढूंढने के लिए निकले हैं। और इसी बीच लड़कों ने खेत को घेर लिया, पकड़ लिया और उनके साथ ये घटना हो गई। आज मैं जिस वाकये का जिक्र करूंगा उसका ताल्लुक लखनऊ से ही है। तारीख है 3 अगस्त 2002। थाना है मलिहाबाद, वही मलिहाबाद जो आम के लिए प्रसिद्ध है। मलिहाबादी आम के लिए बहुत बड़े बड़े आम के बागान मलिहाबाद में मौजूद हैं। पुराना कस्बा है, बहुत पुराना। एक बहुत बड़े शायर जोश मलिहाबादी वो इसी कस्बे के रहने वाले थे। उस थाने पर एक पति पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी पहुंची। उस थाने पर उसने इंस्पेक्टर से बात करने की इच्छा जाहिर की। इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने पूछा बताइए क्या समस्या है। पति पत्नी चुप हो गए और थोड़ी देर बाद रोने लगे। इंस्पेक्टर के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने सोचा चलो ठीक है ये रो रहे हैं, बच्ची से पूछते हैं। उन्होंने बच्ची से पूछा बताओ क्या बात है, ये क्यों नहीं बता रहे हैं, कुछ हुआ है घर में। वो लड़की उसने भी सिर नीचे किया और रोना शुरू कर दिया। इसी बीच इंस्पेक्टर की नजर उस बच्ची के पेट पर पड़ी जो फूला हुआ था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि बेटा तुम्हें कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर तो इसलिए उससे ये पूछ रहा था कुछ बात निकले, कुछ बात आगे बढ़े तो इनको क्या समस्या है ये बात हमें पता लग जाएगी। इंस्पेक्टर ने नाराजगी में कहा तुम सभी लोग थाने के बाहर जाओ, जी भर के रो लो, जब रोना खत्म हो जाए तब आके समस्या बताना, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये कह के वो अपनी कुर्सी से उठ गए। लड़की की मां ने उन्हें तुरंत रोका। उन्होंने कहा साहब ये जो आप कह रहे हैं कि इसको बीमारी है, दरअसल ये बीमारी नहीं है, इसे 7 महीने का गर्भ है। शी हैज अ प्रेगनेंसी ऑफ 7 months। इंस्पेक्टर ने यह सुना, वो सन्न रह गए, अवाक रह गए। वो बच्ची को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। दुबली पतली 10-11 साल की बच्ची, पेट फूला हुआ और मां बता रही है कि 7 महीने का गर्भ है। इंस्पेक्टर ने मां से कहा कि तुमको किसने बताया कि इसे गर्भ है। हो सकता है बताने वाले ने तुम्हें गलत बताया हो, इसे कोई मर्ज हो। उसने कहा नहीं साहब, मेरे गांव की जो दाई है वही पूरे गांव का जच्चा बच्चा का सब काम वही देखती है और आज तक उसने कभी गलत नहीं बताया है। जो उसने बताया वही सही है और उसी को दिखवाया गया था और उसी पर पूरा गांव यकीन करता है।
इंस्पेक्टर ने तुरंत थाने पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया और कहा कि इस बच्ची को महिला कक्ष में ले जाइए, पूरी बात पूछिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, इनके माँ बाप से बात कर रहा हूं, पूछकर मुझे बताइए। बाप ने बताया कि वो इसी थाना क्षेत्र के हेमराजपुर गांव का रहने वाला है और उसका नाम नबी अहमद है और ये उसी की बेटी है। नबी अहमद ने आगे बताया कि मेरे घर से 2 मकान छोड़कर मेरे बड़े भाई अब्दुल खालिद, जिनकी उम्र कोई 65 साल है, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके साथ उनका लड़का अब्दुल हफीज, जिसकी उम्र 33 साल है, 33 ईयर्स, वो भी रहता है, शादीशुदा है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों से खेलने की गरज से हमारी बिटिया उनके यहां बराबर आती जाती रही और कभी कभी तो वो वहीं खाना भी खा लेती थी और कभी कभी वहीं सो जाती थी और इसमें कोई असामान्य बात हमें नहीं लगी। अभी 3 महीने पहले मेरी पत्नी ने अचानक ये नोटिस किया कि इसका पेट फूल रहा है। उसने बच्ची से पूछा, बच्ची ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और माँ का ये कहना था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये प्रेग्नेंट होगी। लिहाजा मैं उसको लेके गांव के एक हकीम के पास गई। हकीम ने भी कुछ ज़्यादा नहीं देखा, कुछ चूरन 2-4 पुड़िया दे दी और ये कहा, पेट में दिक्कत है, आप इसको ये चूरन खिला दीजिएगा, आराम हो जाएगा। 2 दिन तक देखा गया लेकिन उस चूरन से या उस दवा से कोई आराम नहीं पहुंचा। तो गांव की दाई को बुलवाया क्योंकि मां थोड़ा थोड़ा सशंकित हो रही थी। वो उसे बुलाकर घर पर ले आई। दाई, ये शब्द यहां प्रचलन में है, हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग देश के अलग अलग राज्यों से हैं। दाई बेसिकली ये चलता फिरता महिला चिकित्सालय होती है। जच्चा बच्चा से संबंधित सारी दवा इलाज, बच्चे की पैदाइश और ब्लेड से जो नाड़ा होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काटने का काम यही दाई करती है। ये गायनिकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन दोनों के बराबर होती लेकिन अनपढ़ है। और मैं ये जिस समय का जिक्र कर रहा हूं वो बहुत दूर की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है, सिर्फ 20 साल पहले की, और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कस्बे की बात है, जो कस्बा शहर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर था। वहां भी महिला संबंधी, जच्चे बच्चे संबंधी ये काम दाई ही किया करती थी। अब भी बहुत से गांव में यही दाई बच्चों से संबंधित सब काम करती हैं। गरीब लोग जो किसी महिला अस्पताल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसी दाई की सेवा आज भी लेते हैं। दाई ने आकर घर के भीतर देखा और बताया कि इसे 4 महीने का गर्भ है। मां और बाप उसे फौरन वहां से लेकर जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ आए, जिसका नाम आजकल या अब झलकारी बाई महिला चिकित्सालय है, हजरतगंज चौराहे पर। वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि बिल्कुल ठीक बताया तुम्हारी दाई ने, इसको 4 महीने से थोड़ा ऊपर का गर्भ है। उन दोनों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये गर्भ गिरा दीजिए, यानी इसका MTC करिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि एक तो इस गर्भ की एज ज़्यादा हो गई, ये 4 महीने से ऊपर का हो गया, 90 दिन से ऊपर के गर्भ को हम MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं करते। दूसरा, बच्ची की उम्र बहुत कम है, बहुत कमज़ोर है और अभी अंडर डेवलप्ड है, इसलिए ना हम ना कोई और डॉक्टर ये रिस्क लेगा
क्योंकि जो रिस्क लेगा बच्ची की जान खतरे में पड़ेगी। बहुत रोए गिड़गिड़ाए माँ बाप और जगह ले गए, सब ने मना कर दिया। कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था कि बच्ची की जान चली जाए। बच्ची को लेकर माँ बाप वापस आ गए। जब उन्होंने देखा कि ये छिप नहीं पाएगा तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। रात भर पूछा कि आखिर ये गर्भ किसका है, और अंत में बच्ची ने बताया कि ये गर्भ हफीज भाई का है, उसका चचेरा भाई, उसके पिता के बड़े भाई का बेटा अब्दुल खालिद का। माँ बाप दोनों आग बबूला हो गए। सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलने के पहले ही वो बच्ची को लेकर अपने भाई अब्दुल खालिद के यहां पहुंच गए। अब्दुल हाफिज भी वहीं था, उसको भी बुलाया गया। उसको बताया गया कि उसने क्या किया है। अब्दुल हाफिज के माँ बाप, उसकी पत्नी और घर के जो जवान बच्चे थे, उन्होंने हाफिज को बहुत जलील किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। जब माँ बाप को लगा कि समस्या का समाधान यहां भी नहीं हो पाएगा और इज्जत बचाने के लिए अगर इस लड़की को हम मार भी दें तो अब हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी की जानकारी दाई को है, मेरे भाई को है, मेरे भतीजे को है, मेरी भाभी को है। ये जैसे ही मरेगी पुलिस हमें ले जाएगी और जेल भेज देगी, बदनामी भी बहुत होगी। इससे बढ़िया ये है कि थाने चलकर अभी एफआईआर लिखवा देते हैं, यही जेल चला जाएगा, कुछ तो इज्जत बचेगी, कुछ हम कहीं कहने लायक होंगे। वहां से वो कहकर अपनी बच्ची को लेकर नबी बोला कि अब भाई साहब मैं सीधे यहां से थाने जा रहा हूं, मैं एफआईआर लिखवाऊंगा, क्योंकि समस्या का समाधान अब कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, मार हम सकते नहीं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एफआईआर का नाम सुनते ही उनके भाई अब्दुल खालिद खड़े हो गए और ये लोग बाहर तक निकल गए थे। इनके सामने आकर उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। ये भी कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। बड़ा फेमस जुमला है ये, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, बड़ा फेमस वाक्य है। और जो विलेज फॉक में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है जब इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। अब्दुल खालिद यानी नबी के भाई ने कहा कि चलो भीतर बैठो, एफआईआर कराओगे, तुम्हारी बदनामी होगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम इसका तरीका भी निकालते हैं। नबी ने कहा कि आपको जो तरीका निकालना हो 12 बजे से पहले तक निकाल लीजिए, नहीं तो मैं एफआईआर कराऊंगा। खालिद ने कहा कि मैं अभी गांव के मौलवी साहब और प्रधान को बुलवाता हूं, सबके सामने बात होगी, कोई न कोई तरीका निकलेगा। ग्राम प्रधान और मौलवी को अब्दुल खालिद खुद बुलाकर ले आए। बातचीत शुरू हुई। दोनों लोगों ने दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी। मौलवी साहब ने यह कहा कि निकाह के सिवा इसमें कोई रास्ता बचा ही नहीं है। गांवदारी के हिसाब से तो यह गलत होगा, पर धर्म में इसकी कोई मनाही नहीं है। बात तय हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि प्रेगनेंसी के समय निकाह नहीं हो सकता, ऐसा धार्मिक रूप से वर्जित है। लिहाजा जैसे ही ये बच्चा जने, जैसे ही इसका बच्चा पैदा हो, वैसे ही मैं इन दोनों का निकाह पढ़वा दूंगा, लेकिन इस काम को बहुत चुपचाप करना होगा, क्योंकि फिर गांव में बदनामी तुम दोनों परिवार की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस बीच में मौलवी साहब ने ताकीद भी की कि बच्ची पर किसी गैर की नज़र न पड़े, इसे छिपा के घर के भीतर रखिए। लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे, 10 तरह की राय देंगे। और दूसरा, इससे कहा कि आपका एफआईआर कराना भी ठीक नहीं है। एफआईआर होने पर फिर निकाह होना मुश्किल होगा।
एफआईआर होगी, हफीज जेल चला जाएगा, फिर निकाह कैसे होगा। बात तय हो गई। मौलवी साहब ने उन दोनों के बीच तय की गई इस बात की लिखा पढ़ी करा दी। प्रधान ने अपना हस्ताक्षर और मुहर कर लगा दिया उस पर। दोनों पक्ष इत्मीनान में हो गए। चूंकि गर्भ 7 महीने का था, 4 महीने का था, इसलिए 5 महीने और इंतजार करना था कि जैसे ही वो बच्चा जनेगी उसके फौरन बाद इसका निकाह हो जाएगा। जब हफीज को इतना समय मिल गया, 4-5 महीने का, तो हफीज के दिमाग में दूसरी बातें चलने लगी। उसने फौरन लखनऊ जाकर दलालों से संपर्क करके अपना पासपोर्ट बनवा लिया। पहले ये ऑनलाइन पासपोर्ट की और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की ये सब तामझाम नहीं था। आप दलाल से संपर्क करिए, वो आपसे फ़ोटो मांगेगा, तमाम चीज़ें मांगेगा, दिन बता देगा कि 15 दिन बाद आना, पासपोर्ट ले लेना, पैसा लेगा। बहरहाल उसने पासपोर्ट बनवा लिया। वीज़ा कैसे बनेगा वो चाहता था कि बहुत लोगों को पता भी न लगे, तो उसके गांव के बगल के गांव के 2 लड़के जो दुबई में काम करते थे उनको फ़ोन किया कि मुझे भी वर्क वीज़ा लगवाना है, तुमने किससे लगवाया था, मैं किससे बात करूं। उसके इस बातचीत का रिजल्ट ये हुआ कि ये बात नबी को पता लग गई कि इसने पासपोर्ट बनवा लिया है और वीज़ा लगवाकर बच्चे की पैदाइश होने के पहले ही भागना चाहता है। वो घबराए हुए भागकर मौलवी साहब और प्रधान के पास गए कि मैंने ये बात सुनी है, अगर ये बात है तो ये तो बहुत बुरी बात होगी, वादा खिलाफी होगी और आप लोगों की बात न मानने वाली बात होगी। दोनों लोगों ने कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम भी देख लें कि क्या सही है क्या गलत है। 2 दिन बाद मौलवी साहब और प्रधान ने नबी को बुलवाया और ये कहा कि हम लोगों ने दिखवा लिया, तुम्हारी बात सही है, और वो इस समय गांव से फरार हो गया है। तुम्हें थाने पर जाकर एफआईआर भी करनी होगी। उसके इस तरह चोरी से पासपोर्ट बनाने, वीज़ा लगवाने और निकल भागने का मतलब ये है कि वो निकाह नहीं करेगा। इतनी पूरी बात बताकर इंस्पेक्टर को उन्होंने कहा कि साहब, इसलिए हम एफआईआर कराने आए हैं। इंस्पेक्टर ने बहुत ध्यान से बात सुनी। बच्ची की तरफ बार बार उनकी नज़र जा रही थी। गुस्से में हुए उन्होंने कहा, पूरा वाकया लिख कर अभी दीजिए, लिखने में दिक्कत होगी, हम मुंशी से कहते हैं आपकी मदद करेगा। एक तहरीर वहीं थाने पर लिखी गई। नबी ने वो तहरीर लिखी। जो जो चीज़ें उसमें लिखी, उसमें आईपीसी के सेक्शन 376 यानी बलात्कार 376, 419, 420, 467, 468, ये सब फ्रॉड से रिलेटेड धाराएं हैं। पॉक्सो उस समय नहीं था, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का वो प्रोविज़न ही नहीं था। ये निर्भया कांड के बाद तमाम तब्दीलियां हुई आईपीसी में, उसमें जोड़ा गया था। लिहाजा 376 ही मुख्य आरोप था और वही उसी पर ये मुकदमा लिखा गया और बच्ची को फौरन महिला कांस्टेबल्स के साथ भेज दिया गया मेडिकल कराने के लिए। बहुत दिनों तक अब्दुल हफीज़ की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन बहुत दिनों तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन वो दुबई भी भाग नहीं पाया। इंस्पेक्टर ने पासपोर्ट ऑफिसर के यहाँ एक दरखास्त दे दी थी कि इस पासपोर्ट नंबर, इस नाम से जो व्यक्ति अगर कहीं बाहर निकलना चाहता है तो उसे रोका जाए, उसके विरुद्ध फला फला मुकदमा कायम है। पासपोर्ट ऑफिस ने उनकी इस एप्लीकेशन को इमिग्रेशन को भेज दिया। हो सकता है उसने ट्राई भी किया हो लेकिन वो बाहर भाग नहीं पाया। पुलिस ढूंढती रही और पुलिस ने काफ़ी दिन बाद उसे दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा गया कि अभी भी वक्त है, तुम इससे निकाह कर लो। उसने निकाह करने से साफ मना कर दिया कि मैं कतई इससे निकाह नहीं करूंगा। ट्रायल के बाद उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई।
और इस बीच में वो जमानत पर बाहर भी आ गया। मेरी जानकारी के हिसाब से हाई कोर्ट में इसकी अपील अभी भी पेंडिंग है। आज की घटना मैं बहुत बार बता चुका हूं कि साहब, अगर आपके घर में, परिवार वालों को बता चुका हूं, किस्सा कोई परिवार को, कि अगर आपके घर में बहू, बच्ची, बेटी कोई है तो बाहर के आदमियों यानी गैर मर्दों का वहां आना जाना बिल्कुल रोक दीजिए, या अगर कोई आता जाता है तो घर वालों की प्रेजेंस में, बहुत नज़दीक का है तो घर की महिलाएं भी वहां उपस्थित रहें। लेकिन इस घटना में बच्ची इतनी छोटी कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ होगा। बाहर के राक्षसों से तो परिवार सुरक्षा कर सकता है, पर घर के राक्षसों से कैसे निजात पाएं, ये मेरी भी समझ में नहीं आया। 33 साल का चचेरा भाई और 11 साल की चचेरी बहन, कौन सोच सकता है कि ऐसा कुछ होगा, पर यह हुआ। उसी समय मौलवी साहब को यह चाहिए था कि नबी से कहते कि अब तुम फौरन जाकर एफआईआर कराओ, बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने धर्म का हवाला देकर कह दिया कि निकाह ही एक रास्ता है। अब चूंकि मैं इस धर्म को बहुत गहराई से नहीं जानता हूं, आप जैसे लोगों से, मित्रों से, दोस्तों से, पारिवारिक मित्रों से जितना जानता हूं उतना ही जानता हूं, और इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कि इस तरह का निकाह जायज़ होता है या नाजायज़ होता है। मैं किस्सा कोई परिवार के उन सदस्यों से कहूंगा जो इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी समझ अच्छी है, वही ये बताएं हमारे परिवार को कि इस तरह के निकाह जायज़ होते हैं कि नाजायज़ होते हैं। पर एक बात तय है कि 11 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, उसे कोई समाज, किसी भी धर्म का जायज़ नहीं ठहरा सकता। दूसरी समस्या उस वाक्य से है, घर की बात घर ही में रहे। मैंने इतने लंबे कैरियर में इस वाक्य का बहुत नुकसान देखा है, समाज का भी और परिवारों का भी, कि घर की बात घर ही में ही रहे। इसके लिए जो उपाय और जतन लोगों ने किए, वो 90% केसेस में बूमरैंग कर गए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और आप जरूर बताइएगा, जो बातें मैंने बताई हैं उसको जरूर बताइएगा। मेरी मेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, rajeshpande61 फिर से बताता हूँ, rajeshpande61@gmail.com, rajeshpandey61@gmail.com। आप कमेंट में भी इसे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।